Good morning, dear student. Most welcome in my video lecture. और बच्चों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बात करेंगे मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ठीक है। और सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं किताब से ही आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ, क्योंकि किताब से आप नोट्स बनाते हो, किताब से ही पढ़ते हो और किताब से ही अपन डिस्कशन करें, इट्स बेटर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर हो जाता है और एक जो चैप्टर है वो कवर करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है। यही से यदि अपन बोर्ड पे डिस्कशन, हालांकि कुछ जो इम्पोर्टेंट लगेंगे अपन को डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जो ई बोर्ड पे टॉपिक डिस्कस करूँगा तो 25-30 वीडियो के में एक छोटा सा जो कंटेंट है वही अपन डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो जैसे मैंने पिछले जो प्रीवियस ईयर भी यही मेरा सिस्टम था कि अपन बुक्स की लाइन टू लाइन पढ़े और वही चीज़ें डिस्कशन करते थे, और बुक्स की लाइन टू लाइन डिस्कशन करने का ये अच्छा सबसे उपयुक्त तरीका अपना है। ठीक है। तो मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको सभी को पता है बच्चों कि मानव हार्ट की बात करें तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक, सबसे पहले यही बात बता रहा है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दो जो ऊपर के होते हैं, दो पतली भित्ति वाले जो होते हैं ऊपर के जो होते हैं उनको अलिंद बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं हार्ट की, मान लो एक बार इसी प्रकार से बता रहा हूँ, तो नीचे वाली होती है जिनकी भित्ति मोटी होती है, और ये ऊपर वाले दो होते हैं ये आलिंद होते हैं, और ये दो नीचे वाले जो होते हैं ये नीले होते हैं। ठीक है। दो नीचे वाले होते हैं नीले होते हैं। ठीक है। इनकी जो भित्ति होती है पतली होती है, देखो, और इसकी जो भित्ति है ये मोटी होती है। नीलियों की भित्ति मोटी होती है। नीले जो होता है उसकी भित्ति मोटी होती है। ये इधर राइट है और इधर ये लेफ्ट है, मतलब इधर है दायां है, इधर बायां है। और बाएं जो नीले होता है, जैसे बाएं नीले के अंदर बाएं नीले की ज़्यादा मोटी होती है भित्ति, ये भी अपन आगे बात करेंगे, नीचे सबसे लास्ट टॉपिक में आएगा। तो क्यों होती है? क्योंकि ये यहाँ से जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध जो रक्त होता है, शुद्ध जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर को प्रवाह होता है यहाँ से, इस नीले से, इस वाले नीले से। ठीक है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर को प्रवाह होता है, इसलिए इसकी भित्ति इसकी तुलना में ज़्यादा मोटी होती है। ये भित्ति होती है ज़्यादा मोटी होती है। ये भी एक आगे का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो अपन को पता है बच्चों, जो ऊपर जो पतली भित्ति वाले होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं, और जो दो नीचे नीचे होते हैं जो मोटी भित्ति वाले होते हैं वो नीले बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आलिंद व नीलियों के मध्य एक दरार पाई जाती है। आलिंद और नीलियों के बीच में दरार जो आपस में पृथक करती है, इन्हें नीले दरार या कोरोनरी सर्कस भी कहते हैं। आलिंद नीले के मध्य दरार होती है। ठीक है। जो इन्हें पृथक करती है, आलिंद नीले दरार बोलते हैं। जैसे वापस अपन डायग्राम बनाए तो मान लो एक बार ऐसे हाइट का डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इधर 8 चौपाटा निकाल देंगे, और यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकालेंगे इस प्रकार से। पल्मोनरी ट्रंक है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेके जाती है। ओके। ये आपके आती है सुपीरियर वेना कावा, उदर महाशिरा, और ये पस महाशिरा। ठीक है। ये आउटा घूम जाती है इस प्रकार से। यहाँ से आती है आपके पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसी शिराएं, जो इसमें दाई लंग्स में आकर रक्त छोड़ दी। इस प्रकार से हार्ट की जो एक्सटर्नल संरचना अपने पढ़ते हैं, फिर इसमें कोरोनरी आर्टरी के द्वारा इसमें जो होता है रक्त का इस प्रकार से प्रवाह होता है। ठीक है। इस प्रकार से। लेकिन जैसे अपन बात करें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि मान लो एक बार ऐसे मैं बना के बताता हूँ, तो ऊपर वाले दो कौन से होते हैं? ठीक है। इस प्रकार से होते हैं, ये नीले होते हैं। ठीक है। और ये नीले हैं नीचे वाले जो मोटी भित्ति वाले होते हैं, और ये आलिंद है। ठीक है। ये आलिंद है।
ऊपर वाले जो आलिंद होते हैं पतली भित्ती वाले, तो इनके बीच में जो आलिंद नील दरार पाई जाती है या सल्कस पाई जाती है, कोरोनरी सर्कस भी बोल सकते हैं। ये जो आलिंद और नीले को पृथक करती है इसको बोलते हैं आलिंद नीले दरार। ठीक है, तथा बाएं व दाएं नीलियों के मध्य अग्र व पस अंतर नीले सर्कस पाई जाती है। और देखो ये दायां ये बायां, ठीक है, इसके बीच में भी अग्र उपस आपके जो सल्कस पाई जाती है, अंतर्नीले सल्कस पाई जाती है, ये अंतर्नीले सल्कस है। ठीक है, ये अंतर्नीले सल्कस है, ये अंतर्नीले सल्कस पाई जाती है। ये शरीर के विभिन्न भागों रुधिर आलिंदों में लाया जाता है। अब आपको पता ही है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं, डायग्राम भी अपने पास दिया हुआ, देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये हो गया आपका दायां आलिंद, ये रहा, ये हो गया आपका दायां नीले नीचे वाला जो मोटी भित्ती वाला, और ये हो गया आपके बायां आलिंद, और ये हो गया बायां नीले। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो भित्ती होती है मोटी होती है, हालांकि नीले की भित्ती आलिंद की तुलना में मोटी होती है, लेकिन दाएं नीले की तुलना में बाएं नीले की ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि यहाँ से शुद्ध रक्त आता है इसके अंदर, और ये शुद्ध रक्त इस आर्च ऑफ आर्टा के थ्रू होते हुए पूरे शरीर को प्रवाह किया जाता है। इसलिए इस भित्ति को बहुत ज़्यादा दाब या बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से ही इसके संकुचन से ही रक्त पूरे शरीर में प्रवाह होगा, इसलिए एक बहुत ही शक्तिशाली संकुचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों के बीच में देखो ये जो कपाट है इसको आलिंद नीले कपाट बोला था, और ये जो सल्कस पाया जाता है जो नीले के बीच में अग्र उपस जो नीले सर्कस अंतर नीले सर्कस पाया जाता है, ये अपन ने बात की थी इस प्रकार से, तो यहाँ तक होगी। फिर नेक्स्ट जो बात आती है कि यहाँ से चालू करेगा कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो अग्र और पस जो महाशिरा होती है उससे इसमें आपके सबसे पहले अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं आलिंद में आता है। कहाँ पर आता है बच्चों? दाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पस महाशिरा हो या अग्र महाशिरा हो। ठीक है, अग्र महाशिरा हो या पस महाशिरा से ये जो रक्त होता है ये कहाँ पे आएगा? इसके अंदर आएगा, दाएं आलिंद के अंदर है। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ पे जाता है? इस वाल के थ्रू एक वाल पाया जाता है, पर आगे पढ़ेंगे जो बुक से, वो एक बार ऐसे बताता हूँ आप सुनो। तो इसके अंदर जाता है, ये दाएं नीले के अंदर जाता है। दाएं आलिंद से रक्त होता है वो कहाँ पे जाता है? दाएं नीले के अंदर आता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध रक्त होता है जो लंग्स से जो लेके आती है फुफ्फुसीय शिराएं लेके आती है, याद रहा अपवाद है यहाँ पे, शिराएं अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, फुफ्फुसीय शिराएं ऐसी शिराएं हैं जो आपके शुद्ध रक्त को लंग्स फेफड़ों से लेकर हृदय तक आती है। तो यहाँ से ये देखो, ये बाई फुफ्फुसीय शिराएं होगी, इधर दाई फुफ्फुसीय शिराएं आती है, इधर से दो, ये दो यहाँ पे होती है दाई फुफ्फुसीय शिराएं होती है। तो यहाँ पे आके देखो ये दाई फुफ्फुसीय शिरा का है, और ये दो ओपनिंग है, जो ये देखो मेरे पे ये निशान लगा, ये ओपनिंग है, ये दूसरे पेन से बताता हूँ एक बार, रुको। ये जो ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे, रुको, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो छिद्र खुल रहा है ये जो इधर से आ रही है दाई जो फुफ्फुस से शीरा है, जो शीरा है, याद रहे शीरा ही यहाँ पर एक ही अपवाद है, ये शीरा हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन ये शिराएं क्या होती है? शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इसमें देखो ये छिद्र है, ये दाएं शीरा फुफ्फुस शिरा के, और ये जो बाई फुफ्फुस शिरा यहाँ शुद्ध रक्त ले जाती है, और शुद्ध रक्त यहाँ पे आता है, फिर बाएं नीले के अंदर आ जाता है। ठीक है, बाएं सबसे बाएं आलिंद के अंदर था, बाएं आलिंद से ये कपाट के थ्रू होते हुए इसके अंदर आ जाता है। इधर तो आ गया आपके, देखो इधर तो आ गया अशुद्ध रक्त, और इधर आ गया, सेम ही टाइम होता है दोनों प्रक्रिया, इधर आ गया शुद्ध रक्त। ठीक है, जो फेफड़ों से शुद्ध होके आया, जो ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजन रुधिर वो बाएं नीले के अंदर आ गया, अशुद्ध रक्त बाएं दाएं नीले के अंदर आ गया। अब क्या होगा इसमें, जब संकुचन होगा, इसमें संकुचन होगा तो एक साथ में संकुचन होगा इधर, ठीक है, इधर संकुचन होगा तो ये रक्त इसमें शुद्ध रक्त है, ये तो आर्ट ऑफ आर्टा के होते हैं शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा, और ये जो अशुद्ध रक्त है ये इस पल्मोनरी ट्रंक या फुफ्फुसी कांड के थ्रू, जो ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से ये धमनियों को होते हुए जो लंग्स में चला जाए, फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए चला जाए, इस प्रकार से इसका ये फ्लो होता है। ठीक है, ये जो बेसिक है, ये यदि आप समझ गए तो आपको हार्ट समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आलिंदों में लाया जाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आलिंदों में लाया जाता है, याद रखना, आलिंद में दोनों आलिंद। अब इसने ये नहीं लिखा शुद्ध अशुद्ध नहीं लिखा है, लेकिन ये अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि दाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त आता है और बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त आता है।
फेफड़ों से देखो अब वापस आगे चल गए। फेफड़ों से ऑक्सीजन शुद्ध रुधिर 4 फुफ्फुसी शिराएं मैंने बताई थी आपको। 2 तो बाईं फुफ्फुसी शिराएं बताई और 2 दाईं फुफ्फुसी शिराएं बताई। दाईं फुफ्फुसी शिराएं और बाईं फुफ्फुसी शिराएं दोनों ही आपके किस में खुलती है, आपके बाईं आलिंद में खुलती है, द्वारा बाईं आलिंद में लाया जाता है। देखो ठीक है, इस लाइन का देख लो यहाँ पर, ये रहो देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि ये फुफ्फुसी शिराएं कौन सी है, ये जो फुफ्फुसी शिराएं है ये बाईं फुफ्फुसी शिराएं है, बाईं फुफ्फुसी शिराएं है। और इधर से 2 आती है, ये 2 जिसकी ओपनिंग ये रही जो खुली यहाँ पे आके खुलती है, ये कौन सी दाईं फुफ्फुसी शिराएं होती है। ये दाईं फुफ्फुसी दाएं फेफड़े से, बाईं फुफ्फुसी बाएं फेफड़े से जो ऑक्सीजन रुधिर है उसको लाके इसमें आलिंद में, बाएं आलिंद में आता है सबसे पहले। ठीक है, तो यही लाइन अपने ऊपर पड़ी है। हृदय की भित्तियों के अतिरिक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन रुधिर, देखो हृदय की भित्तियों के अतिरिक्त। अब दूसरा बात देखो यहाँ से, ये आलिंद की बात करें, अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है उसकी बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले एक चीज बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। हृदय की भित्तियों के अतिरिक्त शरीर के सभी भागों से अनऑक्सीजनत अशुद्ध रक्त रुधिर ऊर्ध्व महाशिरा तथा निम्न महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। हृदय से, अब हृदय की जो हृदय वेन होती है, हृदय शिरा लेके आएगी। तो यहाँ पे कहने हैं का मतलब है कि शरीर के अशुद्ध जो रक्त होता है, शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त आता है वो ऊर्ध्व महाशिरा, जो ऊपर वाली महाशिरा और निम्न महाशिरा है, ठीक है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से कहाँ पे आता है, आलिंद के अंदर आता है। कौन सी आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। अब बताता हूँ। और हृदय से अशुद्ध रक्त हृदय शिरा से ही आ जाता है, या इसको अपन बोलते कोरोनरी सल्कस बोलते, कोरोनरी सल्कस से ही आ जाता है। देखो अब यहाँ पर मैंने बताया था ना, जो अशुद्ध रक्त होता है देखो इसमें नीचे वाले भाग से जो अशुद्ध रक्त होता है वो इस निम्न महाशिरा बोलते हैं इसको, ये निम्न महाशिरा है और ये ऊर्ध्व महाशिरा है। यहाँ से आया और किस में अंदर आ गया, आपके दाएं आलिंद के अंदर आ गया। चाहो तो आप उस डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें देख लो सही, ये देखो ऊर्ध्व महाशिरा, ये रही आपके बुक वाला डायग्राम, ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा। तो अशुद्ध रक्त कहाँ पे आ गया, इसके अंदर आ गया, आलिंद के अंदर आ गया, इसके अंदर। और फिर ये कहता है, जैसे अपन बात करें तो ये अशुद्ध रुधिर जो हृदय से अशुद्ध रुधिर हृदय शिरा, जैसे मैंने बताया था हृदय से अशुद्ध रुधिर होता है वो कौन सी, हृदय शिरा लेके आती है। हृदय शिरा कोरोनरी सर्किल द्वारा आलिंद में लाया जाता है, कौन सी, दाएं आलिंद में लाया जाता है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा हल्का दिख रहा है। अब बताए दाएं नीले में फुफ्फुस कांड निकलकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब दाएं नीले से फुफ्फुस कांड निकलकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जो फुफ्फुसी धमनियों के रूप में अपनी ओर के फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेके जाता है। जैसे अपन पहले ही बात कर ली, लेकिन इसमें देख लो, चाहे अपन इसमें समझता हूँ ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है डायग्राम, तो इसमें हालांकि बुक वाला डायग्राम में आप समझ जाओगे, यहाँ से बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अशुद्ध रक्त आ गया, देखो अशुद्ध रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त आया, ऊपर से आई ये ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न से निम्न महाशिरा, और जो हृदय का जो रुधिर था, खुद का हृदय का रुधिर था, वो हृदय शिरा या कोरोनरी सल्कस के द्वारा इसमें आ गया। इससे फिर ये कहाँ पे चला जाता है, दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले से फुफ्फुसीय कांड के द्वारा, ठीक है, ये फुफ्फुसीय कांड के जिसे पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, जिसे फुफ्फुसी कांड बोलते हैं। फुफ्फुसी कांड से अशुद्ध रक्त है फेफड़ों में जाता है, इधर जाएगा तो ये फिर आगे जाके 2 जो फुफ्फुसीय बाईं फुफ्फुसीय जो धमनी है उसमें, याद रखना ये धमनियाँ है अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनियाँ अपवाद है, याद रखना फुफ्फुसीय धमनियाँ, ये फुफ्फुसीय धमनियाँ होगी, पल्मोनरी आर्टरीज होगी, और आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनियाँ ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में लेके जाती है। तो ये जो इधर वाली होगी, जो दाईं फुफ्फुसीय धमनी होगी या धमनियाँ होगी, वो बाएं फेफड़े में लेके जाएगी, और इधर वाली जो फुफ्फुसीय धमनियाँ होगी, ये जो होगा अशुद्ध रक्त को आपके दाएं फेफड़ों में लेके जाएगी, अपने अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। सबसे बड़ी धमनी वाहिका बाईं महाधमनी बाईं नीले से निकलती है, जो शरीर के सभी भागों को हृदय गति शुद्ध रुधिर को लेके जाती है। अब यहाँ पर देखो
बुक्स वाला डायग्राम में, लेकिन इसमें तो क्लियर दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं। ये है आर्च ऑफ आर्टा। देखो यहाँ से मैंने बताया था कि बाई जो फुफ्फुसीय शिरा है और इधर से दाई फुफ्फुसीय शिरा के यहाँ पे खुलते शुद्ध रक्त लेकर आती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त लेकर आती है। वो ऑक्सीजन इस बाएं एलिन से नीले के अंदर आ जाता है। नीले से फिर ये आर्च ऑफ आर्टा से होते पूरे शरीर के अंदर प्रवाह होता है। हृदय को छोड़कर सभी अंगों का जो रक्त का प्रवाह होता है, इसे आर्च ऑफ आर्टा या महाधमनी के द्वारा होता है, महाधमनी के द्वारा होता है। अब शरीर के सभी भागों के अतिरिक्त जैसे हृदय को शुद्ध रक्त लेके जाती है, ठीक है, सब शुद्ध रक्त लेके हृदय को जो सप्लाई करती है उसका क्या नाम है, हृदय धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय को, हृदय धमनियाँ तो कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अब कोरोनरी आर्टरीज कहाँ पे होती है देखते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रही हुई, इसमें डायग्राम में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो आपके इसको शुद्ध रक्त का जो हृदय को शुद्ध रक्त लेके जाती है। और कोरोनरी साइनस या कोरोनरी शिरा होती है, कोरोनरी वेन होती है, वो हृदय से अशुद्ध रक्त लेके जाती है, उसका नाम पहले भी आएगा। कोरोनरी जो वेन होती है हृदय से अशुद्ध रक्त आलिंद में लेके आती है, दाएं आलिंद में लेके आती है, ठीक है। और ये जो हृदय से शुद्ध रक्त धमनियाँ होती है, हृदय के अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है वो। अब देखो ये हेड का स्ट्रक्चर बताया हुआ जिसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था उसी प्रकार से, लेकिन इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने वो डायग्राम डाला था। हालांकि ये भी डाले लेकिन थोड़े कम हल्के दिख रहे हैं। देखो ये होगी आपकी निम्न महाशिरा, मैंने बताया था, ये होगी अपने उदर महाशिरा, और ये हो गया आपके दायां आलिंद ये रहा, और ये हो गया आपके दायां नीले। कपाट की बात आई नहीं है अभी, अपन करेंगे नहीं कपाट, अब बताऊंगा। ये होगी महाधमनी आर्च ऑफ आर्टा, इसमें बाई अधोजत्रक धमनी है, ये निकलती है आर्च ऑफ आर्टा से, बाई सारोगिरवा धमनी निकलती है, और ये बहुशीरीय धमनी निकलती है, ये जो निकलती है। इसके बाद ये जो है आपके पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक से जो होती है इधर बाई फुफ्फुसीय शिरा है, धमनी निकल जाती है, और इधर दाई फुफ्फुसीय धमनी है, ठीक है। और ये आपके देखो दो यहाँ पे जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं जो शुद्ध रक्त को लेकर आती है, इधर से ये आपके दाई फुफ्फुसीय शिरा है जो यहाँ पे आके खुलती है, इसके अंदर शुद्ध रक्त लेके आती है। इसमें ये हो गया आपके बायां अलिंद, और ये अनुदैर्ध्य सल्कस बताया जो अपने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये हो गया आपके बायां नीले, ठीक है, इस प्रकार से। और ये महाधमनी नीचे से घूम के इस प्रकार से नीचे आती है, उधर हेड के साइड से घूम के जो रक्त का प्रवाह नीचे की तरफ करती है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है देखो कि हृदय के चारों कक्ष अंदर से पट्टों एवं कपाटों द्वारा पृथक रहते हैं। हृदय के चारों कक्ष की बात करें तो अंदर से पट्टों एवं कपाटों द्वारा पृथक रहते हैं, ठीक है। देखो चारों कक्ष होते हैं, जैसे इस डायग्राम में बताता हूँ मैं आपको। देखो ये एक कपाट है जो आलिंद की जिसको ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं या अंत आलिंद पट बोलते हैं, ये नीले वाला पट है, और ये आली नीले पट होता है, जैसे अपने ऊपर पहले भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहेगा आगे देखना, काम की चीज क्या बता रहा है। दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य अंतर आलिंद पट, ये रहा अंतर आलिंद पट, ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इस पट पर एक अंडाकार गर्त होता है जिसको अंडाकार खात या फोसा ओवलिस कहते हैं। शिशु के हृदय में इस गर्त के स्थान छिद्र होता है, इसे अंडाकार छिद्र या फोरामेन ओवलिस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों डायग्राम इसीलिए मैंने डाले हैं कि आप देखोगे इसमें कि इसमें देखो ये रहा फोरामेन ओवेल। शिशु अवस्था में, फीटस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे दोनों राइट और लेफ्ट जो आर्टरी में होते हैं या आलिंद उनके बीच में छिद्र पाया जाता है जिसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। और जैसी एडल्ट अवस्था आती है तो ये जो बंद हो जाता है, यहाँ पर ये छिद्र होता है, बंद हो जाता है, एक उसके जगह निशान सा रहता है इस प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं, है ना, अंडाकार गर्त होता है जिसको फोसा ओविलिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो फिटस अवस्था होती है, बच्चा होता है जो शिशु होता है उसके हृदय में, ठीक है,
यहाँ पर छिद्र होता है, इसको फोसा ओवेल कहते हैं। देखो इसमें दिख रहा है, ये रहा, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे फोसा ओवेल है, और जब एडल्ट अवस्था होती है इसका एक निशान रहता है, उसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। मतलब ये छिद्र बंद हो जाता है, उसकी जगह निशान रहता है, उसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। दोनों को नीले के मध्य बता रहा है, दोनों नीले के मध्य अंतर्नीले पट पाया जाता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये रहा, अंतर्नीले पट ये रहा, ठीक है। दोनों नीले, ये आपके हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट के बीच इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। आलिंद एवं नील्यों के मध्य संयोजक से बना आलिंद नीले पट, जैसे ये उस संयोजक से बना दो आलिंद और नीले के बीच में पट पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या आलिंद नीले पट होता है। आलिंद और नीले परस्पर आलिंद नीले छिद्रों द्वारा संबंधित हैं। अब जैसे अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आलिंद और नीले, ठीक है। आलिंद और जो नीले होते हैं ये आपस में, देखो आलिंद और जो नीले होते हैं ये देखो आपस में इस प्रकार से छिद्रों द्वारा जुड़े होते हैं या संबंधित हैं। ये छिद्र आलिंद नीले कपाट द्वारा स्थित, यहाँ पर वाल पाए जाते हैं, आलिंद नीले कपाट बोलते हैं इनको, यहाँ पर दोनों वाल पाए जाते हैं, ठीक है। ये कपाट नीलियों से आलिंदों को बुद्धि प्रवाह रोकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कपाट पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, जब संकुचन होता है तो नीले से आलिंदों वापस रख न जाए उसको इको रोकते हैं, ताकि जब वापस संकुचन होता है, हेड का संकुचन होता है, तो हृदय का संकुचन बहुत ही मजबूत संकुचन होता है, क्योंकि हृदय से पूरे रक्त का प्रवाह करना होता है, इसलिए संकुचन होता है। तब क्या करते हैं, ये जो कपाट होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ताकि वापस नीले से आलिंदों में रुधिर ना जाए। नीले के मध्य से बात करते हैं, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो वाल पाए उसको बाइकप्सिड और मीटर वाल कहते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर वाला डायग्राम में देखते हैं, दिख रहा है ये, यहाँ पर जो वाल पाया जाता है, ठीक है, ये बाइकप्सिड वाल होता है, इसको मीट्रल वाल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वाल पाया जाता है उसको ट्राइकप्सिड वाल बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं, ठीक है। त्रिवलन कपाट होते हैं इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार से इनके पाए जाते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये रहा आपका, यहाँ पे है आपके, ये मीटर वाल है, ये रहा, ठीक है। और ये हो गया आपके यहाँ पर त्रिवलन कपाट, ट्राइकप्सिड वाल। दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य उपस्थित कपाट को त्रिवलन कपाट, अपन पहले इधर मैंने ऊपर ही बता दिया था, ट्राइकप्सिड वाल कहते हैं। कपाटों के वलन तंतु में रज्जु, कंडरी रज्जु, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड टिंडनी द्वारा नीलियों की भित्ति से उभरी हुई पेपली मसल के साथ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसमें देखोगे तो ये जो यहाँ पर एक कपाट है, यहाँ पर देखो बच्चों, एक सेकंड रुको, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो कपाट होते हैं ये क्या होते हैं, कंडरी रज्जु, जिसको कॉर्ड टिंडनी बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर जो इसकी यहाँ से पेपलरी मसल्स निकलती है, ठीक है, इसकी भित्ति से जुड़ी रहती है, किसकी, नीलियों की भित्ति से। तो ये जो कपाट है, ये कपाट है, इन रज्जुओं के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से, जो कंडरी रज्जु बोलते हैं, ठीक है। ये पेपलरी मसल्स है और इनसे कंडरी कंडरी रज्जु निकलते हैं, जो इनको किनको जो ये सेप्टम होते हैं, कपाट होते हैं, इनको ये जोड़ के रखते हैं इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है, इसका बैक फ्लो नहीं होता है, जब वाल बंद होते हैं तो ये वापस उधर नहीं चले जाए, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दबाव पड़ेगा, तो ये जब वाल जो बंद होता है, मतलब इसमें ब्लड इसमें जाने से रोकता है, इनमें जाने से रोकता है, आलिंदों में जाने से रोकता है, तो वाल बंद होते हैं तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये जो आपके वाल होंगे ये इनका बैक फ्लो नहीं जाए, उधर चले जाएंगे, इसलिए ये जो कंडरी टेंडू इनको इधर खींच के रखते हैं, ठीक है।
कोर्डेट टेंडनी कहते हैं, जो पेपेली मसल के साथ जुड़े रहते हैं। देखो ये रज्जु कपाटों को खींच देते हैं और आलिंदों की ओर पलटने से रोकते हैं। मैंने बताया तो वापस का उधर नहीं पलट जाए। फुफ्फुसीय तथा महाधमनी कांडों के अंदर 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनर वाल्व पाए जाते हैं जो रुधिर को वापस नलियों में लाने से रोकते हैं। अब क्या होता है, फुफ्फुसी और जो महाधमनी कांड जो आर्च ऑफ आर्टा होती है, तो वहां पर भी क्या होते हैं, ये सेमिलुनर वाल्व पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं, वापस जब इनका जो फ्लो होता है तो वापस नीलियों के अंदर ब्लड नहीं आ जाए। देखो ये वापस आपको बताता हूँ कहाँ पे होता है। ये रे, ये रे सेमिलुनर वाल्व, ये हो रही थी, ये रे, ये तो फुफ्फुसी इसमें कांड में हो गए। और ये आपको यहाँ पे आउटा में दिख रहे हैं, देखो ये वाला, ये आ रहा है, ये वाल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाल पाए जाते हैं ताकि ये ब्लड का फ्लो वापस इधर नहीं आ जाए, वापस बैक फ्लो नहीं हो जाए इसका। महाशिराओं एवं फुफ्फुसी शिराओं मध्य में खुलने वाले छिद्रों पर पेशीय वलन पाए जाते हैं। महाशिरा जो होती है अपने को पता है, उद्र महाशिरा होती है, पस महाशिरा होती है, बताऊँ कहाँ पे होती है। जो फुफ्फुसी शिराएं होती है, और शिराएं आपको पता ही है क्या लेके शुद्ध रक्त लेके आती रहती है खुले में। पेशीय वलन पाए जाते हैं जो संकुचित होकर शिराओं में वापस जाने वाले रुधिर को रोकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, देखो ये जो शिराएं होती है, महाशिराएं, ये रही, ठीक है। यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, पेशी वाल्व पाए जाते हैं। जब ये संकुचित होता है, जब आलिंद का जब संकुचन होता है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी पेशीय जो वाल्व होते हैं, जो अपन बात करें फुफ्फुसीय शिराओं में बताया, महाशिराओं बता रहा है, तो दोनों ही तरफ हो गए। तो ये जो महाशिराओं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाल्व पाया जाएगा। आपको पता है जो आलिंद का संकुचन होगा तो रक्त इनमें वापस भी तो आ सकता है, इसमें ऊपर वापस भी चढ़ सकता है, इसलिए ये वाल बंद हो जाएंगे तो ये रुधिर होगा इधर ही आएगा, ठीक है। बाएं नीले से दाएं नीले के अंदर ही आएगा इसलिए यहाँ पर भी वाल पाए जाते हैं जो उसको वापस जाने से रोकते हैं, संकुचित शिराओं में वापस जाने वाले रुधिर को रोकते हैं। नीलियों की भित्तियों अधिक मोटी होती है। आपको पता है आलिंद की तुलना में नीले की भित्ति, मैंने पहले बताया, मोटी होती है वो बात होता है कि जो मैंने शुरू में बता चुका हूँ। इनकी पेशियाँ नीले के अंदर की ओर उभर कर पेपलरी पेशियाँ बनाती है, जो बनाती है पेपलरी मस, आपको बताइए पेपलरी पेशियों से आपके जो कॉर्ड टेंडनी जो रज्जु होते हैं वो जुड़ते हैं। कॉर्ड टेंडनी रज्जु आपके कपाटों से जुड़ रहते हैं, कपाटों के विपरीत जो जाने से या उनको आलिंदों में जाने से रोकते हैं। बाएं नीले की भित्ति दाएं नीले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक मोटी होती है। ये भी जो मैंने शुरू में बताई थी, और सुन लो ये लाइन यहाँ बताई थी ना आपको, देखो ये बाएं नीले की भित्ति होती है, ये वाली, ये इसकी तुलना में ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है, मैंने भी बताया था, तीन गुना मोटी होती है, बता रहा है बुक्स में। मोटी क्यों होती है बच्चों, इसलिए होती है कि इसके द्वारा बहुत ही फोर्सफुल या बलपूर्वक संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, रुधिर पूरे शरीर में प्रवाह होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपके बुक्स में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें समझने की कोशिश करना, नहीं आप इससे भी थोड़ा बहुत जो मोटा मोटा आइडिया है वो इससे लग जाएगी, बड़ी बड़ी चीज़ें, या आप ऐसा सुंदर सा ये डायग्राम बना सकते हो आप, कि बनाने में ईजी रहेगा। फिर आप नाम उससे आप लिख लेना, ठीक है, नाम उस डायग्राम को देख के लिख लेना, है ना। ये बाकी और डायग्राम आप क्लियर बनाने में आपका ये रहेगा, आप स्क्रीनशॉट बनाए लेके इसको डायग्राम को बनाना, ताकि बनने में ज़्यादा ईजी रहेगा आपके। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों इतना बहुत है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन मिलेंगे, अर्थ की कार्य प्रणाली को शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक जैसे लाइन टू लाइन बच्चों इस प्रकार से हर को डायग्राम को देख के अपन ने डिस्कस किया है, और इसमें काफ़ी सारा है, जैसे आज समय अनुसार अपन बात करें तो इसमें जो टॉपिक है वो भी कवर हो गया, और आप बुक से ही पढ़ोगे तो बुक्स की लाइन से मैंने डिस्कशन किया है।
डायग्राम बुक्स में भी दिया हुआ है, बुक्स वाला नहीं समझा तो ये जो डायग्राम मैंने आपको अभी सामने आपके स्क्रीन के सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, इसको बना सकते हैं। इसके अंदर आप नाम लिख लेना वो जो उसमें है देख के, बनाने में हर के डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों, प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। और हेड के डायग्राम के बारे में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हेड आंतरिक सतह पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर इतना बहुत है। अगली वीडियो